मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। निश्चित रूप से बिल्कुल बहुत सामान्य परिवार से हूँ। पिताजी जनरल स्टोर की दुकान करते थे जी। भाई आज भी मेरे चाट की दुकान का काम करता है। तो एक चारपाई इधर रख ली, फिर एक चारपाई इधर रख ली, चद्दर डाल लिया, बीच में दीपक जला करके पढ़ते थे रात में। ये था कि हम मनुष्य शरीर मिला है तो मानव सेवा हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे राजनीति करने का मन नहीं था, मेरा तो समाज सेवा और वही करने का मन था। फिर दोबारा बुलवाया, दोबारा बुलवा के हाँ करा ली और हाँ करा कर राजनीति में प्रवेश हो गया। माँ का दोष हो सकता है, जिस धारा में माँ जेल में आई है वो दोष हो सकता है जी। लेकिन इस बच्चे का क्या दोष है? ये खाने का, पीने का, खेलने का, पढ़ने का समय है, वो बच्चा जेल में है। याद है उन्होंने प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम आता है उनका, हर इतवार को जो कार्यक्रम आता है जनसंवाद वाला, उसमें भी इसका जिक्र करा था। बिल्कुल। तो इसका मतलब बहुत बड़ी एक उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत कारगर व्यवस्था रही। तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है कि इन चीज़ों से बाहर निकाल के हम लोग लाए, विकास के रास्ते पे हम लोग उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। साथ साथ देश की संस्कृति को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अपने प्रदेशवासी, अपने देशवासियों के लिए कुछ करने का, उनके लिए मर मिटने का सपना हर किसी हृदय में होता है, पर धरातल पर वो तभी उतरता है जब आप उसके लिए कुछ कार्य करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं और उसको पटल पर लाते हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश के समग्र इतिहास की बात होती है, उसकी अलौकिकता की बात होती है, उसकी दिव्यता की बात होती है और साथ ही साथ संघर्षों की बात होती है। जी हाँ, हो सकता है आपने भी एक सपना देखा हो विधायक बनने का, समाज सेवी बनने का, नेता बनने का या मंत्री बनने का, पर उसके पीछे एक कल्पना रहती है और स्वरूप रहता है कि आपको लोगों के उत्कृष्टता के लिए कार्य करना है। ऐसी संघर्षों की कहानी में एक संघर्षों की कहानी उस इंसान की भी है जो एक सामान्य परिवार से होने के बाद उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री पद का दावेदार होता है और बड़े पद पर आसीन होता है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसी शख्सियत से। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अब क्योंकि जब बात हो रही है सर उत्तर प्रदेश की दिव्यता की, अलौकिकता की और संघर्षों की कहानी की, तो आप एक बहुत सामान्य परिवार से आते हैं और आज उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री बने हैं। सर, क्या लगता है जो एक संघर्षों का सफर रहा एक सामान्य परिवार से और इतना बड़ा सफर तय करने का, इसकी क्या प्रेरणा रही और सर कैसे ये सफर? देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल बहुत सामान्य परिवार से हूँ। पिताजी जनरल स्टोर की दुकान करते थे जी। भाई आज भी मेरे चाट की दुकान का काम करता है। बचपन में साइकिलें नहीं थी, मोटरसाइकिल की तो बात छोड़ दीजिए। हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो 2-4 साइकिलें थी। एक हमारे घर पे थी, एक जमींदार पे थी, एक वैश्य समाज के व्यक्ति थे उनके घर पे थी। तो उस समय 5वीं क्लास के बाद में 6वीं क्लास में हमें जाना पड़ता था 9 किलोमीटर दूर, तो पैदल जाना और पैदल आना पढ़ करके। तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थीं। उसमें हमने देखा है बिजली नहीं थी उसमें गांव में, और रात में जब हम पढ़ते थे जी, उस समय आंधियाँ बहुत आती थी, बरसात बहुत होती थी। 1.5 महीने बरसात होती थी, कोहरा होता था 40-40, 45-45, 50-50 दिन कोहरा, सूर्य नारायण निकल नहीं पाते थे। ऐसी वो परिस्थितियाँ हमने सब देखी हैं। जब शाम को पढ़ते थे, आंधियाँ आती थी गर्मी में, तो एक चारपाई इधर रख ली, फिर एक चारपाई इधर रख ली, चद्दर डाल लिया, बीच में दीपक जला करके पढ़ते थे रात में। उन परिस्थितियों से निकल करके अब यहाँ तक। हाँ, लेकिन बचपन में से ही जी एक भावना थी, सेवा का भाव मन में था बचपन से ही। और कल्पना तो ये की नहीं थी कि राजनीति में जाएंगे या राजनीति में मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, ये कल्पना तो थी नहीं। लेकिन हाँ, ये था कि हम मनुष्य शरीर मिला है तो मानव सेवा हम क्या कर सकते हैं, समाज सेवा क्या कर सकते हैं, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मन में भावना बचपन से थी। और धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा मंत्री जी, आप क्योंकि स्वयं सेवक रहे, आप आरएसएस से जुड़े रहे, आपने
काफ़ी कुछ कार्य करे। जब आप छात्र जीवन में रहे तभी से आपने एक आपके अंदर जुनून था, एक अलग ही देशभक्ति का जुनून, लोगों की सेवा का जुनून, परस्पर्धा का जुनून, और जो आपने एक जिक्र करते हैं आप हमेशा कि जो एक माटी से इंसान जुड़ा हुआ है तो एक ही माटी एक ही खून, क्या तेरा क्या मेरा, जो आप जिक्र करते हैं हमेशा, तो वो जो आपके अंदर ये भावना थी ये कैसे डेवलप हुई और किस तरीके से आपके अंदर ये ख्याल आया कि आज मुझे इस राह से चलना है और इस नेतृत्व के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, वो समाज सेवा और राष्ट्र सेवा तो बचपन से मन में भावना थी मेरे में, और जब हम पढ़ते थे तभी से भावना थी मन में। फिर हम परिस्थितियां घर की ऐसी आती गईं कि उन परिस्थितियों में भी हमने अपने को संभाल के रखा और धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। लोगों के मैं जब राजनीति से दूर था तो लोगों की समस्याओं में उनके साथ खड़े हो जाना, उनकी मदद करना, ये भाव बचपन से था। और लोगों के साथ जब हम खड़े होते थे जी, तो कभी कभी हम असहाय महसूस होते थे कि हमें राजनीति की ज़रूरत है लोगों की मदद करने के लिए। फिर मैं सामाजिक संगठनों में रहा, सामाजिक संगठन में राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक संगठन में रहा मैं। वहाँ भी वो समस्याएं आती थी कि लोगों की जब समस्याओं के समाधान के लिए खड़े होते थे उनके साथ, वो समस्या वहाँ सामाजिक संगठन से हल नहीं हो पाती थी। घटना एक ऐसी घटी कि एक कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारे ऊपर केस लगा दिया जो ईर्ष्यावश लोगों ने। तो उसमें फिर वो बात आगे तक गई और सामाजिक संगठनों के माध्यम से बात माननीय राजनाथ सिंह तक पहुंची। और मेरा परिचय तो था नहीं, लेकिन सामाजिक संगठन के लोगों का था। उन्होंने बुलाया और बुला कर के उन्होंने मुझसे प्रेरणा की कि आप हमारी दल में आ जाओ। अच्छा, तो मेरे राजनीति करने का मन नहीं था, मेरा तो समाज सेवा और वही करने का मन था। फिर दोबारा बुलवाया, दोबारा बुलवा के हम हाँ करा ली और हाँ करा कर राजनीति में प्रवेश हो गया। राजनीति में प्रवेश हो गया तो फिर राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जी, और सामाजिक परिस्थितियों को देखा जी, तो अंतर दिखा हमें। लेकिन फिर हमने मन में ये विचार एक दृढ़ हुआ, क्या लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छे लोगों की नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि मतलब समाज की सेवा करना और राजनीति इसके माध्यम। जी बिल्कुल। तो हमने ये कहा कि एक अच्छा व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है क्या, और अगर कर सकता है तो हम वो राजनीति करके दिखाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेंगे कि अच्छा व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। बस उद्देश्य बना लिया और फिर उसके बाद राजनीति में करते करते यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, जब जेल विभाग मेरे पास था तो उससे पहले मैं जेल में किसी से मिलने तक भी नहीं गया, तो जेल का अनुभव नहीं था बिल्कुल भी। जी, लेकिन जून का महीना था, शायद मई का लास्ट या जून का जी, फर्स्ट वीक, तो मैं पहली बार जब जेल में गया, कैदियों से मिला, देखा, समझा। महिला बैरक में गया तो थोड़ा सूर्य छिप गए थे, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा था। तो महिलाएं लाइन में खड़ी करके रखी थी वहाँ। एक महिला के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, लगभग 3 साल के आसपास का। कपड़े शरीर पे थे नहीं उसके पे, कच्छा बनियान पहने था। जैसे मैं पहुँचा, महिलाओं से मैं पूछ रहा था, आप किस केस में आई हैं, क्या है, आप क्या जुर्म है जिसके कारण आप जेल में आई हैं। तो जैसे मैं उस महिला के पास पहुँचा, महिला ने कहा, बेटे नमस्ते करो। लड़के ने, 3 साल के बच्चे ने हाथ जोड़े और नमस्ते की और पैर छू लिए मेरे। उस समय मेरे मन में बस देखते ही मैंने सब छोड़ दिया और सोचता ज़्यादा था मैं, हर समय जी, विचार में ज़्यादा करता हूँ। जी, तो मन में बस वहीं से मैं वापस हो लिया और मन में ये विचार आया, माँ का दोष हो सकता है, जिस धारा में माँ जेल में आई है वो दोष हो सकता है, जी, लेकिन इस बच्चे का क्या दोष है। ये खाने का, पीने का, खेलने का, पढ़ने का समय है, वो बच्चा जेल में है, जेल में बना खाना खाएगा, ज़मीन पर सोएगा, कैदियों के बीच में रहेगा। तो इस बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होगा, और कहीं इस बच्चे के दिमाग में वो चर्चा जो कैदियों के बीच में रहेगी उसका प्रभाव न हो। बस ये मन में विचार आने लगे तो एक घटना और देखी हमने दूसरी। जी, जब हम ऑफिस से घर आ रहे थे तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे रेड लाइट थी। हाँ, हमारी गाड़ी के आगे महिला बंदियों की गाड़ी एक रुकी, उसमें एक
5-6 साल की बच्ची गाड़ी में बीच में जो जाली होती है उस गाड़ी के हाथ रख के ऐसे बाहर झांक रही थी। वो सीन जब देखा हमने तो फिर विचार आया मन में। तो मन में जो पीड़ा आई होगी मंत्री जी, मतलब बहुत देख के उस समय जी, तो आपने क्या कुछ ऐसा नहीं, कदम उस समय उठाया जैसे? भावुक हो गया था हृदय बिल्कुल कि देखिए ये बच्चा जेल में कैद है, जी, खेलने कूदने का समय है, पढ़ने का समय है उस समय के, और जेल से जब बाहर निकला है तो भी एक पिंजरे में बंद है। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ में मिला और नहीं, पहले मैंने जो है सूची मांगी कि कितने बच्चे हैं जेलों में। उस समय 450 के आसपास बच्चे निकले। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की। हमने कहा उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, जेल में खाना, ज़मीन पर सोना, कैसे उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा। उन्होंने कहा अब क्या चाहते हो? हमने कहा हम चाहते हैं कि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। हम्म, तो बोले शिक्षा विभाग से आप भी बात करो, हम भी बात करेंगे। और जब जेल विभाग हमने छोड़ा था उस समय 60 जेलों में टीचर नियुक्त थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। बहुत बड़ा कार्य आपने जिक्र करा कि वाकई ये होता है एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान कि केवल मंत्री पद पा लेना ही बड़ी चीज नहीं होती, उसका स्वच्छता से, शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करना बहुत बड़ी बात है, जो आपने जिक्र करा। वाकई मैं जब जेलों में फिर मैंने जाना शुरू जी। किया, जेल की परिस्थितियों को समझा और वहाँ के लोगों को समझा। अपराधी अपराध करता है, दंड देना ये प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन उस अपराधी की प्रवृत्ति को सुधारना ये एक मानसिकता है अच्छे व्यक्ति की, और उसको सुधार के दूसरी तरफ ले जाना ये एक इंसानियत है। उस पर मैंने काम शुरू किया जी। कैदियों के साथ संवाद शुरू किया। जेल में जाने के बाद पता लगा कि बहुत से कैदी हमें ऐसे मिले जिनमें 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 4000, 5000 में सज़ा पूरी हो गई थी, लेकिन जुर्माना जमा नहीं कर पा रहे थे, सज़ा काट रहे थे। ऐसे कैदियों की मैंने समाज सेवियों के माध्यम से बात करके तमाम कैदी हमने छोड़े। उनको मथुरा की जेल में जब मैं गया, एक व्यक्ति 500 रुपये में सज़ा काट रहा था, उसके 500 रुपये जमा कराए। ऐसे हज़ारों कैदी हमने छुड़वाए, और वो मुझे खुशी इस बात की है कि वो काम आदरणीय प्रधानमंत्री तक चर्चा वहाँ तक पहुँची। उन्होंने हमें बुलाया, बुलवा करके पूरी विस्तार से चर्चा हुई, और चर्चा के बाद उन्होंने पूरे देश में ये व्यवस्था लागू कर दी। 3000 करोड़ का बजट अलग से रख दिया, वो व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी कि केंद्र सरकार ऐसे छोटे छोटे जुर्माने वाले कैदियों की पैसा केंद्र सरकार जमा करेगी। बिल्कुल, मुझे याद है उन्होंने प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम आता है उनका, हर इतवार को जो कार्यक्रम आता है जनसंवाद वाला, उसमें भी इसका जिक्र करा था। बिल्कुल, तो इसका मतलब बहुत बड़ी एक उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत कारगर व्यवस्था रही। हम लोगों का दायित्व बनता है कि कहीं अवसर मिला है जी, मानव जीवन है ये, और बहुत लंबे समय, लंबा कार्यकाल होता है, उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो खाना पीना और संतति चलाना यही काम नहीं है। हम लोग इंसान हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि कुछ नया करके जाएं, जो भी जहां व्यवस्था मिले उसमें कुछ नया करें। अच्छा मंत्री जी, अब चूंकि सवाल जब राजनीति से जुड़ते हैं तो एक सवाल उत्तर प्रदेश के लोगों का काफ़ी अहम रहता है कि अब जैसे होमगार्ड की इस समय प्रक्रिया चल रही है, भर्ती प्रक्रिया, तो उस पर अभी एक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, एक तरीके से चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रही, तो उसके लिए क्या सरकार की प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है? होमगार्ड विभाग में भी जी बहुत, मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, ऐतिहासिक काम हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद इतने कार्य नहीं हुए होंगे, इतने काम 7.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए। 2 बार तो उनका दैनिक भत्ता बढ़ जाना, ट्रेनिंग, और दैनिक भत्ते के साथ साथ उनका जो ट्रेनिंग भत्ता था वो ट्रेनिंग भत्ता बढ़ जाना, अंतर जनपदीय भत्ता बढ़ जाना, ट्रेनिंग 45 दिन की 90 दिन की कर देना, सीधा खाते में उनके में वर्दी भत्ता चला जाना, सारी व्यवस्था। होमगार्ड विभाग एक ऐसा विभाग है, सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। एक क्लिक करेंगे आप, पूरे होमगार्ड की गाथा आप निकल करके आ जाएगी। हमारे होमगार्ड के जवान की ऑनलाइन ड्यूटी लगती है। दशा और दिशा जो है वो काफी परिवर्तित हुई है जी। लेकिन मंत्री जी, जो एक भर्ती प्रक्रिया जी, भर्ती की प्रक्रिया में हम लोग उसमें नियमावली हम लोग तैयार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी चर्चा हो चुकी है, और सारी व्यवस्था हमें कुछ समय में बस तैयार हुई जा रही है, और उसके बाद हमारी इच्छा है, थोड़ा हम समय ले रहे हैं, क्योंकि होमगार्ड के पास में इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है
इतने बड़े संसाधन नहीं हैं कि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। तो उसमें थोड़ा हम कैसे भर्ती होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती कैसे हो, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। उसी में हम पहल कर रहे हैं और पूरी नियमावली हम लोग तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे हम। अच्छा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और विपक्ष लगातार हमलावर है। अभी संभल के घटनाक्रम चल ही रहा था, इसी बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बयान आता है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, उसकी खुदाई करनी जानी चाहिए। इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ें उत्तर प्रदेश में निकल के आई हैं, अगर उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को हम देखें, जी, उस समय की परिस्थितियाँ जो थीं, वो उत्तर प्रदेश एक तरफा अराजकता के माहौल में था। आए दिन बड़े शहरों में कर्फ्यू लग जाना, जातीय दंगे हो जाना, कहीं न कहीं वाद विवाद और झगड़ा फसाद उत्तर प्रदेश में चलता रहता था। उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है कि इन चीज़ों से बाहर निकाल के हम लोग लाए हैं। विकास के रास्ते पे हम लोग उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। साथ साथ देश की संस्कृति को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों काम हम कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं और देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कमाल की बात है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अखिलेश जी आज मंदिर की बात कर रहे हैं, 5 कालिदास मार्ग पे अखिलेश जी का भी कार्यकाल रहा है, उनके स्वर्गीय पिताजी का भी कार्यकाल रहा है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन कल्पना करिए आप कि भगवान राम की जन्मभूमि जहाँ थी, उसको सिद्ध करने में 550 साल लगे अपने ही देश में। ये बड़ी विडम्बना की बात है। और इतने कार्यकाल में तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई, लेकिन किसी ने कहीं कोई सरकार का पक्ष अगर मजबूती के साथ होता तो जो निर्णय आज आया है 50 साल पहले भी आ सकता था। अच्छा, ये जिक्र होता है जब अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, तो जिक्र होता है कि आपने खुशी जाहिर करने के लिए और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों के डिजाइनर दिए आपने अयोध्या तक पहुंचाए थे। डिजाइनर दिए, सबसे पहला दीपोत्सव हमने ही दिए पहुंचाए थे जी। उस समय माटी कला बोर्ड के चेयरमैन थे हम। जी, तो डिजाइन वाले दिए हमारे लोग बना रहे थे, वो दिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ दिखाए। बड़ा चर्चा का विषय रहा था वो। दिखाए, जी। उन्होंने कहा कि ये दिए मिल सकते हैं क्या? हमने कहा कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दिए खोजो और अयोध्या पहुंचाओ। तो 1.25 लाख दिए मुझे मिले डिजाइन वाले, वो अयोध्या पहुंचे और बड़े बड़े मंदिरों में वही दीपोत्सव में दिए जलाए गए। और सबसे पहला दीपोत्सव हुआ था अयोध्या में, उसके दीपक पहुंचाने वाले हम ही थे। दूसरे में भी हम ही ने पहुंचाए। फिर उसके बाद में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन से हम MLC बन गए, फिर सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन वो प्रक्रिया आज भी जारी है और मुझे खुशी है कि अयोध्या में दीपोत्सव पहला जो हुआ उस समय हमारे दिए पहुंचाए हुए बिल्कुल। अच्छा मंत्री जी, चूँकि आपका व्यक्तित्व बहुत ही स्वावलंबी और आपके व्यक्तित्व का जब जिक्र होता है तो हमेशा इस बात की चर्चा आम रहती है कि एक इंसान जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति से इतने प्यार, इतनी सरलता, इतनी मधुरता से मिलना, इस व्यक्तित्व की महानता का राज क्या है मंत्री जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं मंत्री बन के नहीं जी रहा हूँ जी। पद आते हैं और जाते हैं। इंसान हमेशा था, है और रहेगा। तो मैं इंसान बन के जी रहा हूँ, एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ। मंत्रियों का पद आज नहीं तो कितना भी अच्छा काम करेंगे, एक दिन उम्र हटा देगी। लेकिन इंसानियत कभी भी जब तक आदमी जीवित है तब तक हट नहीं सकती। कार्यकर्ता एक जीवन जब तक है तब तक हट नहीं सकता। तो कार्यकर्ता रहते हुए हमने जिन परिस्थितियों को झेला है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो कार्यकर्ता हमारा झेले। तो ये है कि कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान, आम जनता का पूरा सम्मान। कभी भी मैं ऐसा नहीं करता जैसे मेरे दरवाजे पे कोई व्यक्ति 6 बजे आ गया और मैं टहल के आया हूँ तो उससे बात कर लूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि 10 बजे तक उसे इंतज़ार कराना है। तो ये है कि वो उसे कितनी पीड़ा होगी अगर हम 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार कराएं तो उस समय पीड़ा कितनी होगी, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। ये घटना बताते हैं आपको। मैं एक बार जनवरी के महीने में, पिछली जनवरी में, जब जेल विभाग भी हमारे पास था, होमगार्ड भी था हमारे पास, 2 महिलाएं 6:10 पे सुबह आ गई और मैं 6:05 पर टहल के आया था। मुझे स्टाफ ने बताया कि 2 महिलाएं आई हैं
तुरंत मैं बाहर निकला तो ठंड में कांप रही थी। हमने उनसे पूछा, तो महाराजगंज जिले से नेपाल के बॉर्डर पे गांव था, वहाँ से वो आई थी, पूरी रात ट्रेन में चली। पहले उनको चाय पिलवाई, फिर उनके पास पूछा तो उन्होंने बताया कि हम कहीं कार्यक्रम में गए थे, हमारी एक समस्या थी, समाधान नहीं हो रहा था। कहीं एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ चर्चा हुई कि आप होमगार्ड मंत्री के पास चले जाओ, वो आपकी सुन लेंगे। बोले हम दोनों सास बहू सुन करके आ गए। तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरे दरवाजे पे कोई आया है और हमें अवसर दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है, सरकार ने अवसर दिया है, ईश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम लोगों की मदद करें, तो उस दायित्व का हम लोग निर्वहन करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी सी न्यूज़ भारत के साथ जुड़ने के लिए। आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई संघर्षों की कहानी यूं ही नहीं लिखी जाती, ये हमने जाना, उसके पीछे जटिलता और स्वावलंबी स्वभाव और व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। वाकई आज जब हम उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति से बात कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि जब आप संघर्ष की कहानी लिखते हैं तो आप जुड़ते हैं विशाल प्रदेश के साथ, विशाल भारत की नव यात्रा के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन अपूर्व सिंह के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।